नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज। दोस्तों, बाल विकास के अंदर हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो दूसरी यूनिट का हम अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हम यहाँ पर जो बाल विकास पढ़ रहे हैं वो कम से कम 5-6 विद्वानों का एक साथ समन्वित रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। और वो 5-6 समन्वित विद्वान जो कौन कौन हैं, शायद आपने उनसे पढ़ा होगा किसी एक से। तो उनमें नाम है, जैसे उत्कर्ष की फैकल्टी है, जैसे मलिक सर है, अंकित सर हैं और आर के वैष्णव सर हैं, और आरपीएससी जीके वाले अजय सर हैं, और एक जो है विज्ञान कोचिंग है जयपुर, उनका स्टडी मटेरियल है, और भी बहुत सी 1-2 विद्वान और हैं। इन सब का समन्वित रूप दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपके जो समय की बचत है वो भी हो जाएगी। इन विद्वानों को अलग अलग पढ़ने से कहीं अच्छा है मैं इन सब का एक साथ आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास। अधिगम के सिद्धांतों को जिसको हमने 2 भागों में बांटा था दोस्तों, एक तो व्यवहारिक सिद्धांत और एक था गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। व्यवहारवाद को जो फॉलोवर थे, जिसमें से अपने थॉर्नडाइक था, स्किनर था, पावलाव था, इन सब के सिद्धांत तो हमने पढ़ लिए थे। और गेस्टाल्टवाद की थ्योरी क्या है, उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको आज हमें पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, यानी कि इसका दूसरा नाम भी है अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, या संज्ञानवादी सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, या SOR थ्योरी भी बोलते हैं। दोस्तों, जो गेस्टाल्टवाद शब्द है, जो गेस्टाल्टवाद, ये जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से बना है। ये कई बार सवाल पूछा गया है दोस्तों। और इसका अर्थ क्या है, समग्र या पूर्णाकार। ये दोनों शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गेस्टाल्टवाद शब्द जो है वो जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण या पूर्णाकार। 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक लिखी। 1912 ईस्वी में मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने गेस्टाल्टवाद में क्या बोला कि संपूर्ण केवल भागों के योग से महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण जो होगा, जिसका अर्थ हमने पढ़ा है ना, वो भागों के योग से महत्वपूर्ण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1916 से 1920 ईस्वी के बीच वुल्फगैंग कोहलर इसका पूरा नाम है दोस्तों, ने सुल्तान नामक वन मानुस पर प्रयोग करके वर्दीमर के विचारों को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको ये जानते हुए मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है, सबसे पहले आपको बता दूँ कि 1911 ईस्वी के आसपास एक ये जो मैक्स वर्दीमर थे ना, ये जर्मनी के हैं और इन्होंने थॉर्नडाइक के उस सिद्धांत का खंडन किया था जिसमें उन्होंने कहा था ना कि प्रयास और त्रुटि से व्यक्ति सीखता है। इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन करते हुए 1912 में अपनी एक पुस्तक का लॉन्च की जिसका नाम है आपके गेस्टाल्टवाद। और इन्होंने इस सिद्धांत के ऊपर इसलिए अध्ययन किया, ये मानते हैं कि जो आदमी सीखता है वो ज्ञान या संज्ञान के आधार पर या सूझ के आधार पर सीखता है, ना कि प्रयास और त्रुटि के आधार पर। और इन्हीं सिद्धांतों को 1916 से 1920 में आगे बढ़ाया वुल्फगैंग कोहलर ने, और उन्होंने बिल्कुल बाकायदा सुल्तान नामक चिंपैंजी पर या वनमानुस पर इस पर प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को सिद्ध किया। फिर आगे बढ़ते हैं। 1925 ईस्वी तक आते आते कुर्ट कॉफका ने भी इसी प्रयोग व विचारों के सिद्धांत को प्रयोग किया। इस सिद्धांत के रूप में इसी सिद्धांत को प्रयोग किया। दोस्तों, अगर इस सिद्धांत की विषय वस्तु को समझें तो इस सिद्धांत की विषय वस्तु क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर पूर्व ज्ञान के आधार पर पैदा होने वाली सूझ या अंतर्दृष्टि के कारण ही परिवर्तन आता है तथा परिवर्तन तभी संभव है जब समस्या या परिस्थिति समग्र रूप से होती है। यानी कि इस सिद्धांत की विषय वस्तु ये है
कि कोई भी इंसान होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सूझ या अंतर्दृष्टि का कारण उसमें परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन तभी संभव है जब उसके सामने कोई समस्या हो और वो समस्या या परिस्थिति समग्र रूप में हो। जैसे मान लो कि एक इंसान है और वो उसको कभी भी कोई भी पेड़ है, यहाँ पर पेड़, और वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता है, और ये एक रास्ते से कहीं जा रहा है, सामने उसे शेर दिखाई देता है, लेकिन अब उसको पता है कि उसको पेड़ के ऊपर चढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन अगर वो पेड़ पर नहीं चढ़ेगा तो ये शेर उसको खा जाएगा। तो यहाँ पर वो सूझ का इस्तेमाल करता है, और ये सूझ जो है अचानक उसके मस्तिष्क में आती है और वो झपाक से इस पेड़ पे चढ़ जाता है जिसको चढ़ना नहीं आता है। लेकिन ये जब सूझ का निर्माण हुआ यहाँ पर, ये इस वजह से हुआ था क्योंकि अगर वो नहीं चढ़ता तो वो शेर उसको खा जाता। तो यही साबित करना चाहा है इन्होंने अपने प्रयोग में। संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत अनुबंधन पर आधारित नहीं होता, बल्कि संवेदना पर आधारित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। और संवेदना से फिर प्रत्यक्षीकरण, और प्रत्यक्षीकरण से संज्ञान का निर्माण होता है, तथा इसी से फिर सूझ या अंतर्दृष्टि विकसित होती है। दोस्तों, संवेग और संज्ञान को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको अधिगम के सारे सिद्धांत सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है अगर आपने संवेग और अपने संज्ञान को समझ लिया तो। क्योंकि दोस्तों, संवेदना से मुराद हमारी यहाँ पर यह है कि कोई भी इंसान होगा, उसको अपनी ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से होती है, और जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, अप्रथम ज्ञान है, वो संवेदना कहलाता है। और जो ज्ञान प्राप्त होता है और वो फिर बिंब के रूप में, जिसको हम नामकरण देते हैं, वो प्रत्यक्षीकरण होता है। और प्रत्यक्षीकरण की अगली कड़ी जो होती है वो दोस्तों, वो सूझ या अंतर्दृष्टि होती है। अधिगम मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियों एवं उसके बाह्य वातावरण के मध्य एक अंत्यक्रिया है, अर्थात संज्ञानात्मक चिंतन से अधिगम उत्पन्न होता है, यानी परिस्थितियों को समझकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना ही व्यक्ति की सूझ का परिचायक होती है। सूझ द्वारा सीखना उच्च कोटि का सीखना होता है। इस सिद्धांत की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सूझ द्वारा सीखना उच्च कोटि का सीखना होता है, और इसमें अधिक बुद्धि तथा विचार शक्ति या कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, और इसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण वातावरण का अध्ययन कर उसके आधार पर सीखता है। तो दोस्तों, इनकी सिद्धांत की अगर थ्योरी को हम समझें तो ये मानते हैं कि जो संज्ञान की या ज्ञान की प्राप्ति होती है, या व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो अपनी सूझ के द्वारा सीखता है, और सूझ के अंदर ही बुद्धि तथा विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति का वो प्रयोग करता है, और इसमें व्यक्ति जो है वो अपने संपूर्ण वातावरण का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर सीखता है। तो दोस्तों, संज्ञानवादियों की ये थ्योरी थी, और इसी थ्योरी के बेस पर हम पहला सिद्धांत देखते हैं। इसी थ्योरी के बेस पर, तो उसमें दोस्तों आपको पता है कि गेस्टाल्टवाद का जो सबसे पहले क्रम जो शुरू किया था वो मैक्स वर्दीमर ने किया था, लेकिन उसके बाद में इसी क्रम को आगे बढ़ाया था उनके जो नाम है कोहलर। और कोहलर का जो सिद्धांत है दोस्तों, उसका सिद्धांत का नाम है सूझ या खोज का सिद्धांत। सूझ या खोज का सिद्धांत। तो सबसे पहले कोहलर कौन थे? कोहलर दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये पूर्व में अमेरिका के सैनिक थे, और जो इन्होंने प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी या वनमानुस पर किया था। और दोस्तों, कई बार स्थान भी पूछा है यहाँ पर। तो स्थान पर दोस्तों, ये जब इन्होंने ये प्रयोग किया था वो कौन सा स्थान था? ये जब सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे सेना के रूप में, तो सिद्धांत का नाम था दोस्तों कैनारी द्वीप या टेनरिक द्वीप। दोनों नाम आते हैं दोस्तों किताबों में, टेनरिक द्वीप या कैनारी द्वीप। इन द्वीप पर इन्होंने ये प्रयोग किया था, और इनके ये जो प्रयोग की जो अवधि थी दोस्तों, ये 1913 से 1917 के बीच, 1913 से 1917 के बीच। दोस्तों, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी या वनमानुस पर 2 प्रयोग किए। अब 2 प्रयोग कैसे किए, देखो ध्यान से समझना है आपको। मेरे पास वैसे कलर्ड कोई डिज़ाइन तो है नहीं, ना मेरे पास कोई साधन सामग्री है, बस आपको कच्चे चित्र से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इन्होंने पहले प्रयोग में क्या किया, एक मोटा होल था, इस होल के अंदर 3-4 डब्बे रख दिए अलग अलग जगहों पर, और इसके ऊपर यहाँ पर केले का जो एक गुच्छा आता है उसको यहाँ पर टांग दिया, और उसके अंदर इस चिंपैंजी को या सुल्तान को जो कि भूखा है इसको इसके अंदर डाल दिया। अब इस चिंपैंजी को भूख लगी थी और इसने इस केले को खाना चाहा था, लेकिन ये केले की ऊंचाई ज़्यादा थी इसलिए इसको पकड़ नहीं पाया, ये केले को छू नहीं पाया। इसने 2-3 बार प्रयास किया लेकिन नहीं छू पाया। फिर ये क्या करता है, इस एक डब्बे के ऊपर खड़ा होता है और फिर इस केले को पकड़ने का प्रयास करता है, फिर भी नहीं पहुंचता है इस केले को। फिर ये क्या करता है, इस डब्बे को और इस डब्बे को इस तरीके से क्रम में रखता है, इस डब्बे के ऊपर एक डब्बा और रखता है, फिर इस केले तक छूने की कोशिश करता है और इस केले को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को साइलेंट कर लेता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर पहले प्रयोग के अंदर तो उसने क्या किया, डब्बे रख दिए, और दूसरे प्रयोग के अंदर इसी चिंपैंजी को, सुल्तान को क्या करता है, ये छड़ियाँ रख देता है, छड़ी होती है ना छड़ी, और अलग अलग टुकड़ों के अंदर इस छड़ी को रख देता है। जैसे ये 3 पड़ी हुई है छड़ियाँ यहाँ पर। तो पहले बिना छड़ी के ये प्रयास करता है, 2-3 बार प्रयास करता है लेकिन इस केले तक नहीं पहुँच पाता है। फिर वो सूज का इस्तेमाल करता है और इन छड़ियों को जोड़ता है, और इन छड़ी को जोड़ करके और फिर इस केले तक वो इन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसने 2 प्रयोग किए। पहले के अंदर उसने इसी भूखे चिंपैंजी को बक्से के 2-3 बक्से रख दिए ताकि उनकी पहुंच से ये केले प्राप्त कर सके, लेकिन इसका सूज का जो निर्माण होगा वो इसको खुद को करना है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने नोट लगा कर लिखा है दोस्तों कि सूज का निर्माण अचानक होता है और सूज से प्राप्त ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, और सूज का संबंध जो है वो अचेतन चिंतन से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दोस्तों मैंने ये। तो कहने का मतलब दोस्तों, सूज का निर्माण यहाँ पर अचानक हुआ, इसलिए हुआ कि उसने पहले प्रयास किया, केले को प्राप्त नहीं कर पाया, फिर एक बक्सा रखा, नहीं प्राप्त कर पाया, फिर इस बक्से के ऊपर बक्सा रखा, तो इसने अब ये भूलेगा नहीं इसको। जब भी केला ऊंचाई पे होगा तो ये इस तरीके से बक्से पे बक्सा रख करके उनको प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, सूज के सिद्धांत के 5 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला चरण होता है लक्ष्य, यानी कि प्राणी के समक्ष किसी नवीन समस्या अथवा नवीन परिस्थितियों का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई प्राणी के समक्ष समस्या नहीं होगी तो उस समस्या के प्रति वो लक्ष्य जागृत नहीं होगा उसका। तो पहला जो चरण है वो है क्या है? लक्ष्य। दूसरा है दोस्तों बाधा। प्राणी द्वारा चेतन चिंतन की सहायता से समस्या समाधान के असफल प्रयास करना। कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी बालक सीखना चाहता है, कोई भी प्राणी सीखना चाहता है, अगर उसके समक्ष कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी तो वो इतना परिपक्व तरीके से उसको नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उस बाधा को दूर करते हुए जब वो सीखने का प्रयास करता है या समस्या का समाधान करता है तो उससे उसके अधिगम का स्थायी अधिगम होता है। तीसरा दोस्तों जो चरण आता है वो आता है तनाव। प्राणी द्वारा समस्या के समाधान हेतु अचेतन चिंतन करना। जब प्राणी के सामने लक्ष्य है, बाधा है और इनको प्रयास करते वक्त उसके सामने कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी होगी, और ये जो तनाव की स्थिति होती है दोस्तों, ये समस्या के समाधान हेतु अचेतन चिंतन करने की स्थिति होती है। फिर आता है अगला चरण संगठन का। प्राणी में अंतर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न होना तथा समस्या का समाधान खोजना। जब प्राणी के सामने लक्ष्य होता है, बाधा होती है, फिर तनाव की स्थिति से भी वो गुजर जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं उस प्राणी के सामने खुद के अंदर अंतर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न होने का संगठन हो जाता है, संगठन का निर्माण हो जाता है, तथा फिर वो उन समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करने लग जाता है। और 5वां चरण होता है पुनः संगठन। भविष्य में पुनः समान परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनः समस्या का समाधान करना, यानी कि प्राप्त ज्ञान का स्थायी होना। दोस्तों, जब भी किसी भी प्राणी के सामने इस तरह की कोई भी परिस्थिति आएगी तो इन चरणों के आधार पर उन परिस्थितियों को बाकायदा प्राप्त ज्ञान का उसके पास स्थायी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो इन समस्याओं से पहले भी समाधान प्राप्त कर चुका है। नोट लगाकर लिखें, सूझ में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है तथा सूझ सतत एवं अर्जित प्रक्रिया है और सूझ का संबंध आयु, बुद्धि एवं परिपक्वता से है।
इसका मतलब दोस्तों सूझ जो है वो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग पाई जाएगी, और सूझ जो है वो सतत एवं अर्जित प्रक्रिया है, और सूझ का संबंध दोस्तों आयु, बुद्धि और परिपक्वता से भी है। सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता देखें तो सबसे पहले दोस्तों इसकी शैक्षिक उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण और पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है, और समस्या की समग्रता पर बल दिया जाता है, यानी कि उस समस्या का संपूर्ण रूप पर उसमें बल दिया जाता है, और तर्क व चिंतन के विकास में मदद करता है, और उच्च कक्षाओं एवं प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये बहुत उपयोगी है, और रटने की अपेक्षा इसमें सूझ को महत्व दिया जाता है और समस्या समाधान पर बल दिया जाता है। नोट लगाकर एक बात लिखें, नवीन शिक्षण विधियां जैसे योजना पद्धति, डाल्टन प्लान और समस्या प्रणाली तथा अनुसंधान विधि में इस विधि द्वारा सीखने का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों ये था अपने कोहलर का सिद्धांत था, जिसको अपन ने आज गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के रूप में पढ़ा है। कैसा लगा आपको मेरा ये आज का लेक्चर? अपना कीमती सुझाव या कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्लास को लेकर आपका या कंटेंट को लेकर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर वास्तव में क्लास पसंद आई है तो मेहरबानी करके इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को पहुंचाएं, क्लास को लाइक करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।